पिंकी, चलो हम वापस चलें, मुझे पढ़ाई करनी है। थोड़ा ठहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? थोड़ा ऊंचे स्वर में कुछ बोलो। पिंकी! अरे ये क्या? इसको तो प्रध्वनि कहते हैं। प्रध्वनि? ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्या तुम इस विषय में अधिक जानना चाहते हो? हाँ, बताओ ना। चलो, मैं तुम्हें ध्वनि के संबंध में सब कुछ बताती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ध्वनि की उत्पत्ति को समझना, ध्वनि के प्रसार को समझना, ध्वनि तरंगों के लक्षणों को बताना, ध्वनि तरंगों के परावर्तन को समझना, प्रतिध्वनि और अनुगूंज को परिभाषित करना, सोनार को परिभाषित करना एवं मानव कान की संरचना की व्याख्या करना। ध्वनि की उत्पत्ति। बच्चों, हम जानते हैं कि ध्वनि वैसा संवेदन अथवा अनुभूति है जिसे हम सुनते हैं। कंपन करने वाली वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु अथवा पदार्थ गति करता है तो कंपन होता है। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु अथवा पदार्थ का तेज गति से आगे पीछे होना। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं कि नियत ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती हैं। मानव ध्वनि। किसी व्यक्ति की आवाज अथवा ध्वनि उसके स्वर रज्जुओं में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। पशु ध्वनि। जब पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। मधुमक्खियां जब उड़ती हैं तो भन भन की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसा उनके पंखों की तेज गति के कारण होता है। मधुमक्खियों के पंखों की तेज गति से वायु में कंपन होता है और भन भन की ध्वनि उत्पन्न होती है। संगीत स्वर। विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनि के लिए कुछ वाद्य यंत्रों पर किसी वस्तु से क्रमिक चोट करनी पड़ती है, तो कुछ वाद्य यंत्र तथा बीन अथवा वायलिन में एक या इससे अधिक तार खींचने से कंपन उत्पन्न होता है और इस कारण स्वर लहरी फूटती है। ध्वनि का प्रसारण। ध्वनि के उत्पन्न होने और सुने जाने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। ये 3 चीजें हैं: ध्वनि का स्रोत, ध्वनि संवहन का माध्यम, इसको ग्रहण करने वाला। चलिए मान लेते हैं कि स्रोत वक्ता की आवाज है, ध्वनि प्रसारण का माध्यम वायु है और इसको ग्रहण करने वाला श्रोता का कान है। जब वक्ता के भाषण द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है अथवा जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो ये माध्यम के कणों को कंपन के इर्द गिर्द व्यवस्थित करता है। ये कण कंपन करने वाली वस्तु से श्रोता के कान तक संवहन नहीं करते। माध्यम का कोई कण जब कंपन करती वस्तु के संपर्क में आता है तो पहले वो अपने संतुलन की स्थिति से विस्थापित होता है, तब ये अपने निकटवर्ती कणों पर बल आरोपित करते हैं और वो अपनी स्थिर अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। अपने निकटवर्ती कण को विस्थापित करने के बाद पहला कण अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाता है। ध्वनि के श्रोता के कानों तक पहुंचने तक माध्यम में यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। किसी माध्यम में ध्वनि के प्रसारण के समय माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, किंतु उत्तेजना को आगे स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार
ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में कणों की गति हैं एवं इन्हें यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। ध्वनि का प्रसारण। क्या तुम मुझे ध्वनि के सबसे सामान्य माध्यम के बारे में बता सकती हो? वायु वो सामान्य माध्यम है जिसके द्वारा ध्वनि तरंगें संचरण करती हैं। जब कंपन करती कोई वस्तु आगे बढ़ती है तो यह अपने सामने की हवा को धक्का देती है और संकुचित करती है, जिससे उच्च दबाव का एक क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र संपीड़न यानी सी कहलाता है। और जब कंपन करती वस्तु पीछे की तरफ बढ़ती है तो यह निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित करती है, जो विसरण आर कहलाता है। संपीड़न उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र हैं, जबकि विसरण निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं। इस चित्र को देखो, यह संस्वरण द्विभुज द्वारा निर्मित ध्वनि तरंगों को दर्शा रहा है एवं वायु के माध्यम में ट्यूब में प्रसारित हो रहा है। यह संपीड़न वाले क्षेत्र हैं और यह विसरण वाले क्षेत्र हैं। ध्वनि प्रसरण के लिए माध्यम आवश्यक है। इस प्रकार कणों में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यथा वायु, द्रव अथवा ठोस। परंतु हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? आइए देखें। इस आकृति को देखिए। यहां एक विद्युत घंटी एक वायुरोधी शीशे के मर्तबान में रखी है, जो एक वैक्यूम पंप से जुड़ी है। जैसे ही विद्युत घंटी का परिपथ पूर्ण होता है, ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब यदि हम धीरे धीरे वैक्यूम पंप की सहायता से मर्तबान से वायु बाहर निकालते हैं, ध्वनि की तीव्रता घटने लगती है और अंततः जब मर्तबान से पूरी वायु निकाल ली जाती है, तब ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। हमने घड़ियाल पर लगातार पड़ते हथौड़े की चोट देखी होगी। इससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तीन माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं क्योंकि कणों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। जब कोई ध्वनि तरंग वायु से गुजरती है, ध्वनि तरंगों के समांतर वायु के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। इस प्रकार जब एक ध्वनि तरंग क्षैतिज दिशा में संचरण करती है, तो माध्यम के कण भी क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, परंतु दिशा ध्वनि के समांतर होती है। उदाहरण के लिए, जब वायलिन के तार को छेड़ा जाता है तो वायु में एक तरंग उत्पन्न होती है। इस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एक अन्य प्रकार की तरंग भी होती है जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वैसी तरंग है जिसमें माध्यम के अलग अलग कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अपनी अपनी मध्य स्थितियों में गतिविधि करते हैं। ध्वनि तरंगों के लक्षण। एक ध्वनि तरंग को 3 आधारभूत लक्षणों से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्षण है इसकी आवृत्ति, आयाम एवं गति। 1 सेकंड में जितने तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं।
यह किलोहर्ट्ज अथवा प्रति सेकंड चक्र में मापा जाता है। ध्वनि स्रोत जितनी तीव्र गति से स्पंदित होगी, आवृत्ति उतनी अधिक होगी। उच्च आवृत्ति को उच्च स्वर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब तुम उच्च स्वर में गाते हो तो तुम अपने स्वर रज्जुओं को तीव्र गति से स्पंदन के लिए बाध्य करते हो। इस प्रकार उच्च स्वर वाली ध्वनि का अर्थ है प्रति इकाई समय में किसी निश्चित बिंदु पर संपीडन एवं विसरण की अधिक संख्या। भिन्न भिन्न आकार वाली वस्तुओं एवं परिस्थितियों में विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन से अलग अलग स्वर ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यह सामान्य तौर पर एक ग्रीक अक्षर न्यू द्वारा दर्शाई जाती है। इसकी एस इकाई हर्ट्ज है। हम जानते हैं कि संपीडन वाले क्षेत्रों में कणों की संख्या ज्यादा होती है और इन्हें वक्र की ऊपरी सतह द्वारा दर्शाया जाता है। वक्र की चोटी अधिकतम संपीडन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार संपीडन क्षेत्र में घनत्व और दबाव दोनों अधिक होते हैं। विसरण निम्न दाब क्षेत्र होता है, जहां कण बिखरे होते हैं और इन्हें घाटी द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात वक्र के निचले हिस्से द्वारा। तरंगों के ऊंचाई वाले क्षेत्र को शिखर और निचले क्षेत्र को गर्त कहते हैं। दो क्रमागत संपीडनों C अथवा दो क्रमागत विसरणों यानी R के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सामान्यतः तरंग दैर्ध्य को एक ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी SI इकाई मीटर यानी m है। ध्वनि तरंगों के लक्षण। दो क्रमागत संपीडन अथवा विसरण द्वारा एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में लगे समय को तरंग अवधि अथवा परिक्रमण काल कहा जाता है। इसे एक प्रतीक चिन्ह T द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी SI इकाई सेकंड यानी S है। आवृत्ति एवं समय का संबंध निम्न है। V बराबर 1/T। किसी तरंग संकेत की क्षमता अथवा शक्ति को उसका आयाम कहते हैं, अथवा कह सकते हैं कि ग्राफ पर तरंग की ऊंचाई ही उसका आयाम है। मूलतः ध्वनि की प्रबलता अथवा कोमलता उसके आयाम द्वारा ही निर्धारित होती है। ध्वनि तरंग के आयाम उस बल पर निर्भर हैं जो किसी वस्तु में कंपन के लिए लगाए जाते हैं। गति। ध्वनि की गति को उस दूरी द्वारा परिभाषित किया जाता है जो तरंग के किसी बिंदु पर प्रति इकाई समय में संपीडन अथवा विसरण द्वारा तय की जाती है। हम जानते हैं गति v बराबर दूरी बटे समय जो कि लैम्डा बटे t के बराबर है। यहां लैम्डा ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य है। यह एक समय अवधि t में ध्वनि तरंग द्वारा तय की गई दूरी है। v बराबर लैम्डा v कोष्ठक में q 1/t बराबर v या v बराबर लैम्डा v। इस प्रकार न्यू बराबर लैम्डा गुणा v है, अर्थात गति बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। ध्वनि की गति उस पदार्थ पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से यह गुजरती है। ध्वनि की गति द्रव अथवा गैस की तुलना में ठोस पदार्थ में अधिक होती है, क्योंकि गैस अथवा द्रव की तुलना में
ठोस पदार्थ में अणु एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं। इस तालिका की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की क्या गति होती है। ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर परावर्तित होती है। ध्वनि के परावर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन के नियम एक समान होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित, परावर्तित एवं सामान्य तरंगें एक ही सतह पर होती हैं। ध्वनि तरंगें बड़े, कठोर, चिकने, क्षैतिज सतहों एवं सतहों से बहुत दूर यथा दीवारों, भवनों एवं चट्टानों पर भी परावर्तित हो सकती हैं। इस प्रकार की सतहों से ध्वनियों का जो परावर्तन होता है, प्रतिध्वनि उसी से उत्पन्न होती है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 एस तक रहती है। विशिष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए वास्तविक ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम 0.1 एस होना चाहिए। यदि हम दिए गए तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति को 344 m/s रखते हैं, तो ध्वनि को अवरोध तक पहुंचने और वहां से परावर्तित होकर श्रोता के कान तक आने में 0.1 एस का समय लगेगा। अतः अपने प्रस्थान बिंदु से लेकर परावर्तन सतह एवं परावर्तन सतह से पुनः प्रस्थान बिंदु तक लौटने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी को कम से कम 344 m/s इंटू 0.1 एस बराबर 34.4 m होना चाहिए। इस प्रकार विशिष्ट प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से अवरोधक की न्यूनतम दूरी अवश्य ही इसकी आधी अर्थात 17.2 m होनी चाहिए। वायु के तापमान में परिवर्तन के साथ यह दूरी भी बदलती है। क्रमशः अथवा एकाधिक परावर्तनों के कारण प्रतिध्वनि एक से अधिक बार भी सुनी जा सकती है। गूंज दृढ़तापूर्वक बार बार ध्वनि परावर्तन के परिणाम स्वरूप जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे गूंज कहा जाता है। गूंज तब अनुभव होती है जब परावर्तित ध्वनि तरंगें आपके कानों तक 0.1 सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़े कक्ष में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह देर तक बार बार दीवारों से परावर्तित होगी, जब तक कि उसकी त्वरा घटते घटते इतनी कम हो जाएगी कि सुनी नहीं जा सके। आइए अब एक समस्या का हल करते हैं। एक व्यक्ति एक चट्टान के पास चिल्लाता है एवं 5 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनता है। उस व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है यदि ध्वनि की गति v बराबर 300 m s की पावर -1। ध्वनि की दी गई गति v बराबर 300 m s की पावर -1 है। प्रतिध्वनि सुनाई देने में लगा समय t बराबर 5 सेकेंड। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर v गुणा t अर्थात 300 ms की पावर -1 गुणा 5s बराबर 1500 m। 5 सेकंड में ध्वनि को व्यक्ति और चट्टान के बीच की दूरी 2 बार तय करनी पड़ेगी। अतः व्यक्ति एवं चट्टान के बीच की दूरी होगी 1500 m/2 बराबर 750 मीटर। श्रवण सीमा। औसतन व्यक्ति की सामान्य श्रवण सीमा निम्नतम 20 हर्ट्ज एवं उच्चतम 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों
और कुछ पशुओं जैसे कुत्ता 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। मनुष्य की श्रवण सीमा उम्र बढ़ने के साथ घटने लगती है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उच्च आवृत्ति की ध्वनि सुनने की क्षमता खो देता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनियां अनुश्रव्य ध्वनि कहलाती है। कुछ जानवर यथा व्हेल एवं हाथी अनुश्रव्य ध्वनियां निकाल सकते हैं। 20 किलोहर्ट्ज से ऊंची आवृत्ति वाली ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कुत्ते कुछ पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं, इसलिए श्वान प्रशिक्षक अपने कुत्ते को बुलाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि वाली सीटी का उपयोग कर सकता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें चमगादड़ों के लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि वो दुनिया को देखने के लिए इसी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों पर निर्भर हैं। पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग। पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग उद्योगों एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनियां अवरोधकों की उपस्थिति में भी अपने निर्दिष्ट पथ पर गमन कर सकती हैं। महिलाओं की पेट की जांच के लिए चिकित्सक हस्तचालित ट्रांसड्यूसर के माध्यम से उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग करते हैं। ये वैसे अवयवों की सफाई के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो सामान्यतः पहुंच से दूर होते हैं। उदाहरण के लिए सर्पीली नलियां, विषम आकार के अवयव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किसी धातु खंड में दरार अथवा दोष का पता लगाने में भी किया जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों को जब धातु खंड से गुजारा जाता है एवं तब संसूचक प्रसारित तरंगों के माध्यम से दोष का पता लगा लेते हैं। यदि छोटा सा भी दोष होगा तो पराश्रव्य ध्वनियां त्वरित रूप से उसका परावर्तन करेंगी। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग इकोकार्डियोग्राफी के लिए भी किया जाता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों को हृदय के विभिन्न अवयवों से परावर्तित कराया जाता है एवं इस प्रकार हृदय का प्रतिबिंब बन जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग मनुष्य के गुर्दे में बनने वाले छोटे पत्थरों के टुकड़े करने में भी किया जाता है, जो बाद में मूत्र के साथ शरीर के बाहर आ जाते हैं। सोनार। सोनार वो यंत्र है जो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से पानी के भीतर की वस्तुओं का वेग, दिशा एवं दूरी मापता है। सोनार वस्तुतः साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इस तरह सोनार का अर्थ हुआ ध्वनि संचालन द्वारा नौवहन को श्रेणीबद्ध करना। सोनार में एक ट्रांसमीटर एवं एक संसूचक होता है और यह किसी नाव अथवा जहाज में लगा रहता है। ट्रांसमीटर पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता एवं प्रसारित करता है। यह तरंगें पानी में संचरण करती हैं और समुद्र तल में किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होती हैं तो संसूचक को इसकी सूचना मिल जाती है। पराश्रव्य तरंगों को संसूचक विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है, जो उसकी उचित व्याख्या कर देता है। इको रेंजिंग तकनीक की सहायता से उस वक्त की दूरी का पता लगाया जा सकता है जिससे परावर्तन के बाद ध्वनि तरंगों ने संसूचक को संकेत दिया था। मान लेते हैं कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के संकेतों के संचरण एवं ग्रहण के बीच समय का अंतराल t है एवं समुद्र सतह पर ध्वनि का वेग v है। पराश्रव्य तरंगों द्वारा तय की गई कुल दूरी 2d है, तो 2d बराबर v/t होगा। इसी को इको रेंजिंग तकनीक कहते हैं।
मानव के कान की संरचना। कान मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है, बाह्य, मध्य एवं आंतरिक। ध्वनि को पहचानने एवं समझने में कान के प्रत्येक भाग की अपनी विशेष भूमिकाएं होती हैं। कान के बाहरी भाग को पिन्ना अर्थात कर्णपाली कहते हैं। यह अपने आसपास के वातावरण से ध्वनि ग्रहण करता है। एकत्र ध्वनि कर्णपाली से गुजरते हुए श्रवण नालिका में जाती है। श्रवण नालिका के अंतिम छोर पर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे कर्णपटल अथवा कान की झिल्ली कहते हैं। जब संपीडन अथवा विसरण कर्णपटल तक पहुंचती है तो यह झिल्ली अंदर एवं बाहर की तरफ गति शुरू कर देती है। इस प्रकार कर्णपटल कंपन करने लगता है। यह कंपन मध्य कर्ण की 3 हड्डियों घन, अहरन एवं वलयक द्वारा परिवर्तित होती है। तत्पश्चात मध्य कान इन स्पंदनों को आंतरिक कान की दिशा में संचरित कर देता है। आंतरिक कान के भीतर कंपन अथवा विविध दबाव कर्णावर्त द्वारा विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाता है। यह विद्युत संकेत श्रोता की श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं एवं मस्तिष्क इसकी व्याख्या ध्वनि रूप में कर लेता है। क्या आप जानते हैं हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी सन 1857 को जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपने प्रयोगों से जैसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने ही रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं यहां तक कि टेलीविजन जैसे उपकरणों के भविष्य में विकास की नींव रखी थी। उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का भी आविष्कार किया था, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की। उन्हीं के सम्मान में आवृत्ति की SI इकाई का नाम हर्ट्ज रखा गया। श्रवण यंत्र। वैसे लोग जिनकी श्रवण शक्ति क्षीण हो गई हो, उन्हें श्रवण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बैटरी से संचालित होता है। श्रवण यंत्र वस्तुतः माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वनि ग्रहण करता है। माइक्रोफोन उन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। यह विद्युत तरंगें ध्वनि विस्तारक द्वारा परिवर्धित होती हैं। ध्वनि तरंगें परिवर्धन के बाद श्रवण यंत्र में लगे सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विभिन्न वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में किसी माध्यम से गुजरती है। किसी माध्यम में ध्वनि क्रमशः संपीडन एवं विसरण के रूप में संचरण करती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। 2 क्रमागत संपीडन अथवा विसरण के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य यानी लिम्डा कहते हैं। किसी वस्तु के एक पूर्ण कंपन में तरंग द्वारा लिए गए समय को समयावधि यानी टी कहा जाता है। इकाई समय में पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति यानी वी कहा जाता है। ध्वनि का वेग u, आवृत्ति v एवं तरंग दैर्घ्य लैम्डा समीकरण द्वारा संबद्ध है। ध्वनि की गति प्राथमिक रूप से संचरण माध्यम की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करती है।
ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत से स्पष्ट है कि ध्वनि के उत्पन्न होने एवं परावर्तित होने वाली दिशाएं सामान्य परावर्तन सतह के साथ समान कोणों का निर्माण करती हैं एवं तीनों एक ही सतह पर होती हैं। किसी ध्वनि विशेष की प्रतिध्वनि सुनने के लिए वास्तविक ध्वनि एवं उसकी परावर्तित ध्वनि के मध्य कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल आवश्यक है। किसी सभागार में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण गूंज उत्पन्न होती है। औसत मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। बीस हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अनुश्रव्य एवं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग उद्योगों एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई मापने एवं जल के भीतर चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे जहाज आदि का पता लगाने में किया जाता है।